नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़े सीज फायर की। जब हम आपको ध्यान होगा कि चर्चा कर रहे थे ठीक 24 घंटे पहले, तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर के एक डर की तरह उत्सुक थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ये कयामत की रात होगी, इसके बाद एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। लोग उम्मीद करते थे कि सभ्य के साथ सभ्यता खत्म कैसे हो सकती है। बहुत सारी चीजें थी। हर लोग रात को जब जग भी रहे थे तो देख रहे थे सोशल मीडिया की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सुबह चलिए एक अच्छा मैसेज मिला कि 2 वीक के लिए सीज फायर कर दिया गया है। इससे भारतीय बाजारों में नहीं, दुनिया के बाजार में भी उछाल आया और थोड़ा सा ये लगा कि चलिए संकट टल जाएगा। अब इसकी वार्ता 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी और ट्रंप के बयान अभी भी बड़े तल्खी और बदले हुए कुछ भी कह रहे हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा है कि ईरान पर यह 100% जीत है। जो ईरान को हथियार देंगे उन पे 50% टैरिफ लगेगा, वो तुरंत लगेगा। उनके रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वो सफल हो गया है। खैर चलिए, दूसरी तरफ इजराइल ने दक्षिण लेबनान पे फिर अटैक्स चालू रखे हैं। तो हमारे साथ लगातार 28 फरवरी से जब से ये युद्ध शुरू हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब और गौरीशंकर गुप्ता साहब, पूर्व आईएफएस, ये लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। और काफी हद तक हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही थी, उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस के जरिए हमारे दर्शकों को ये सारी चीजें भी बताई। तो चले, मैं जनरल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये 2 वीक का सीज फायर, कोई भी सीज फायर होता है तो जनरली लोग ये मानते हैं कि एक बार के लिए हथियार थम जाते हैं, क्योंकि इंसान इंसान से लड़ रहा है तो उनमें भी दिल होता है, दिमाग होता है। लेकिन क्योंकि एक राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है और फौज में हुक्म चलता है हुक्मरानों का, तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन एक बार जब तोपें थमती हैं, मिसाइलें रुकती हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आता है कि एक उम्मीद की जा सकती है कि ये 2 वीक का सीज फायर नहीं, अगर कहीं ना कहीं कोई मसौदे पे चर्चा नहीं होती तो फिर सीज फायर नहीं होता। किस तरह से देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस को धीरे धीरे 40 दिन में कमिट कर दिया और ज्यादा से ज्यादा जो उनके कमांडो, मेरीन कमांडोज थे और उनके जो स्पेशल फोर्सेस थे, उनको सबको यहाँ पे कमिट कर दिया, एंगेज कर दिया। तो उसको एक ट्रम्प के ऊपर, उनके गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था कि इनको कैसे यहाँ से एक्सट्रिकेट करें। या तो लड़ाई को आगे चलाएं, ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करें और ग्राउंड अटैक करें, या फिर कैसे करके इनको बाहर कैसे निकले, एक रिस्पेक्टेबल, एक ऑनरेबल एग्जिट कैसे मिले। तो वो करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उनको ये जो कल परसों उन्होंने धमकी दी थी, क्योंकि एक रात में खराब कर, एक पूरी रात में बर्बाद कर देंगे, इसका मतलब सिर्फ एक रात में सिर्फ न्यूक्लियर अटैक है जो पूरी की पूरी चीज को तबाह कर सकता है। उसके बिना और कोई ऐसा आर्मेमेंट नहीं है जो पूरे देश को खत्म कर देगा। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात क्या थी कि दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन, बातचीत बिल्कुल बंद हो रखी। वो बैक डोर एंट्री से पाकिस्तान और टर्की और कुछ हद तक चाइना, रशिया भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, तो वो उससे बातचीत कर रहे थे। अभी जब भी अमेरिका ने, खास करके इस अरब कंट्री का जो लड़ाई है, वो अमेरिका हमेशा इजराइल को मदद करता रहा और इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए उस लड़ाई को आगे बढ़ाती रही। ये पहली बार था कि इजराइल का रोल सेकेंडरी होगा और अमेरिका ने ये पूरी की पूरी लड़ाई अपने हाथ में ले ली। और ये पूरी दुनिया में लड़ाई का नाम ईरान और अमेरिका की लड़ाई का, ईरान वर्सेज अमेरिका लड़ाई शुरू हो गया। और उन्होंने ये देख लिया। आप ये भी देखिए ना, आप अमेरिका की दूरी कितनी दूर है, उनकी कोई बाउंड्री नहीं मिलती है। तो इतनी दूर से अपने पूरे फोर्सेस को ला करके एक कंट्री के ऊपर अटैक करना,
और वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन के। और ये एक ऐसा डेड एंड आ गया था क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना रेजिस्टेंस ईरान के तरफ से आएगा। और हालांकि ये कोई बोल नहीं रहा है कि आज ट्रंप साहब ने खुद बोला कि जो उनको आर्मामेंट दे रहे हैं उनको हम उनके ऊपर टैरिफ 50% लगाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं से चाइना और रशिया से उनको मदद मिलती रही थी, टेक्नोलॉजी मिलती रही थी, और जो उनके मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी उनको मदद मिल रही थी। इसके बिना सबसे ज्यादा उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो लोकेशंस वगैरह का जो मिल रहा था, जिस तरह से उनका एयर डिफेंस पूरा बर्बाद हो रखा था, उसके बाद भी कुछ हद तक वो काफी इफेक्टिव थे क्योंकि उन्होंने उनके फाइटर्स को भी गिराया है, चाहे वो शोल्डर हेल्ड मिसाइल से ही गिराया हो। और जो इजराइल के जो सिविल इलाके थे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां भी उन्होंने हमला किया है। तो इसका मतलब वहां की जो आर्मी थी वो अभी इफेक्टिव थी। जिनका बोलना कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, उनकी नेवी खराब हो गई है, उनका एयरफोर्स और एयर डिफेंस बिल्कुल बर्बाद हो गया है। हाँ, एयर सुपेरियोरिटी जरूर थी अमेरिका की, एयर डिफेंस उनका काफी हद तक डिग्रेड हो गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब उस पायलट को ढूंढने के बहाने जब उन्होंने इस हाफ में जब उन्होंने जब अटैक किया था, जब इतने बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन ले गए थे तो आराम से लेकर के वापस आ गए। तो ऐसी हालात आ गई थी कि अभी अमेरिकन आर्मी को अगर लड़ाई को आगे बढ़ाना था और अमेरिका के नाम को आगे चलाना था तो उनको फिर ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करना पड़ता। और वो कमिटमेंट करने के बाद वहां पर कैजुअलिटीज बहुत होती और बड़ा लॉन्ग ड्रॉन लड़ाई हो जाती, जिस तरह अफगानिस्तान में चली थी, जिस तरह से वियतनाम में चली थी। तो इस तरह की हालत ये हो जाती जैसे इराक में चली थी कई सालों तक। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए दूसरी बात की थी कि जो फोर्सेस थे, डिफेंस फोर्सेस थे अमेरिका के, उनका और वहां की जो सरकार थी ट्रंप और वो जो वहां के जो वॉर सेक्रेटरी हैं जो डिफेंस मिनिस्टर के बराबर है, इक्विवेलेंट जो होते हैं वहां के, उनकी और डिफेंस फोर्सेस के बीच में तालमेल इतना ठीक नहीं था, उनकी ओपिनियन अलग अलग थी। इसी कारण उन्होंने आर्मी चीफ को बीच में ही उनको निकाल दिया लड़ाई के बीच में, और सीडीएस जो वहां के जो सबसे टॉप के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बिना 6-7 और थे जो सिक्योरिटी रिलेटेड अपॉइंटमेंट थे, उन्हें भी ट्रंप ने उनको हटा दिया। तो इसका मतलब जो डिफेंस फोर्सेज और गवर्नमेंट के बीच में तालमेल की काफी कमी नजर आ रही थी। तो ये उनको मौका मिला कि आप सीज फायर के बहाने एक बार इस चीज को रोक दीजिए, लड़ाई को रोक दिया तो फिर सीज फायर। और दूसरी बात है वो बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो ईरान में भी बात मान ली है कि क्योंकि अगर लड़ाई आगे चलती रहती तो ये जरूर है कि ईरान खत्म नहीं होता, परंतु ईरान बर्बाद जरूर हो जाता। बिल्कुल। किसी भी लड़ाई में योगेंद्र जी, जो जीतता है उसका भी बहुत नुकसान होता है और हारता है उसका भी नुकसान होता है। ये ऐसा देखिए लड़ाई कैसी भी हो सर, लड़ाई हम यूं देखते हैं गली की लड़ाई दो लोगों में भी होती है तो उसको भी देखी जाए कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर वो उसका सर फोड़ देगा तो खरोंच तो उसके भी आएंगी कहीं ना कहीं। जो कभी वो लगाएगा वो उसके बाल भी उखड़ सकते हैं, मौका मिलने पे वो कुछ भी कर सकता है। तो क्योंकि ये सब चीजें चलती हैं तो वही सिचुएशन। अमेरिकन आर्मी में कोई ईरान के ऊपर लड़ाई करने का मोटिवेशन नहीं था, ईरान को अपने सर्वाइवल का मोटिवेशन है। ये तो सर्वाइवल के लिए इसलिए पूरा ईरान इकट्ठा हो गया। और बिना वजह पूरी दुनिया, वर्ल्ड जो उनके अमेरिकन अलाइज थे, नेटो फोर्सेस थे, ऑस्ट्रेलिया थी, उन्होंने सबने इनका साथ देने के लिए मना कर दिया और पूरा वर्ल्ड ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ हो रहा था। तो अभी उन्होंने और खुद अमेरिकन जो वहां की पब्लिक थी, अमेरिकन सिटीजन थे, वो भी उनके खिलाफ होते जा रहे थे और उनकी ट्रंप की पॉपुलैरिटी बिल्कुल गिरती जा रही थी। मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, क्योंकि ट्रंप को अभी मिड टर्म इलेक्शन का भी सामना करना है तो उन्हें लगता था कि कहीं ये प्रेशर आ सकता है। चलिए हम रुक करेंगे करोड़ी सिंह साहब का। सर क्या लगता है आपको कि एक अभी मैं ट्रंप साहब की ट्वीट पढ़ रहा हूं, उनका एक तो ये कहना है कि जो ईरान को हथियार देगा उसको 50% हम टैरिफ लगा देंगे और तुरंत लागू होगा। ईरान के साथ हमारा नेगोशिएशन कई पॉइंट्स पर पहले हो चुका था और मिलकर के वहां काम करेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये हम 100% ईरान की हार हुई है। तो कई चीजें जो आ रही हैं ये वार्ता में कहीं गतिरोध पैदा करेंगे, या ट्रंप सबके बड़बोलेपन से सब जानते हैं कि वो तो इसी तरह के वो करते, लेकिन वार्ता पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, जब वार्ता है, आप नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं
तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करना चाहिए। और ट्रंप का जब ट्रेड को लेके भी बातचीत होती है तो ट्रंप कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट नहीं करते हैं। ये भारत और अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ा उसमें भी ट्रंप ऐसे ही कर रहे थे, तो ये ट्रंप के लिए कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन ईरान की सिचुएशन में अमेरिका कभी भी जीत नहीं सकता था, ये रियलाइज उन्होंने कर लिया। पीछे हटना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई एग्जिट पॉइंट चाहिए था। पाकिस्तान अमेरिका का पुराना मित्र है, पाकिस्तान को आगे किया, फिर सऊदी, तुर्की, इजिप्ट को लिया साथ, और फिर चाइना पाकिस्तान के विदेश मंत्री गए और वहां जाके चीन को भी साथ लिया और एक 5 पॉइंट का सामान्य स्टेटमेंट दिया, जिसको लोकाचार का स्टेटमेंट कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में। लेकिन चाइना ने ईरान को कन्विंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब एक तरफ अमेरिका के 15 पॉइंट हैं, इधर दूसरी तरफ ईरान के हैं 10 पॉइंट हैं, तो ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, अधिकतम वाली दोनों की। अमेरिका इतना अधिकतम चाहता है, ईरान अधिकतम इतना चाहता है। अब उनका मीटिंग पॉइंट कैसे हो, ये है था। और इसमें ईरान ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमारी जो फोर्सेज हैं उनके कोऑर्डिनेशन में खोल रहे हैं, तत्काल कह दिया है। दूसरी तरफ भी उन्होंने अपनी टीम भी बना दी, गालिबाफ के नेतृत्व में वहां के स्पीकर हैं उससे। उधर अमेरिका ने, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो विटकॉफ हैं और कुशनर हैं उनके साथ ट्रंप का अच्छा नहीं था, तो ट्रंप की जो टीम है उसमें डिवीजन थे। और जो वेंस हैं वो शुरू से जब इनकी सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई थी उस समय भी वेंस ने ये कहा था कि मैं आपके इस असेसमेंट से सहमत नहीं हूं कि ईरान पे अटैक किया जाए, लेकिन मैं आपके साथ हूं। तो वेंस शुरू से अलग थे। तो अब वेंस को आगे किया है कि इससे अमेरिका कैसे निकले, इसमें फंस गया क्वेगमायर। तो निकलने के लिए उन्होंने ये रास्ता ढूंढा। तो अब क्या आगे बढ़ेंगे? देखिए, अनाउंस होने के साथ ही ईरान मुझे लगता है सिंसियरली आगे बढ़ना चाहता है। इधर दूसरी तरफ देखिए, इजराइल ने क्या कहा कि मैं लेबनान पे अटैक जारी रखूंगा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पूरी प्रोसेस में, नेगोशिएशन में लेबनान भी इंक्लूडेड है, लेबनान में भी अटैक नहीं होंगे। तो ये विरोधाभास है। दूसरी तरफ वेंस ये कह रहे हैं कि ये तो फ्रेजाइल ट्रूस है, सीज फायर तो है ही नहीं, ट्रूस है, ये बात तो सही है, लेकिन फ्रेजाइल ट्रूस है। और वो कह रहे हैं कि हम ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते, ईरान बार बार झूठ बोलता है। तो जो टीम को लीड कर रहा है उसको इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, उसको चुप रहना चाहिए, फिर बातचीत की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब जो बातचीत के लिए परसों आते हैं तो वो बातचीत किस तरह से होगी? क्या आमने सामने टेबल पे बैठेंगे? वो संभव नहीं है। आमने सामने टेबल पे नहीं बैठेंगे तो मैसेज कन्वे करेंगे, जो कि जेनेवा में हुआ पहले, कि मैसेज कन्वे कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक जेनेवा में थोड़ा आगे बढ़े थे ओमान के मध्यस्थता में, और ऐसा हालात बन गया था कि अब नेगोशिएशन की तरफ जाएंगे, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। और उस समय इजराइल ने स्ट्राइक किया, बिना अमेरिका की मिलीभगत के नहीं, लेकिन स्ट्राइक किया, तो अमेरिका को फॉलो करना पड़ा। अब हालात यह है कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इससे निकल जाए, लेकिन अमेरिका की ये मजबूरी हो गई कि अमेरिका के साथ कोई नहीं है। अमेरिका बिल्कुल आइसोलेशन में आ गया है, न उनके दोस्त हैं न राइवल हैं। और इसीलिए ट्रंप ने अभी जो सीज फायर की बात आई उसमें चाइना को अप्रिशिएट किया है कि चाइना अच्छा काम कर रहा है, चाइना की भूमिका अच्छी है। तो अमेरिका का हालात ये हो गया कि कोई साथ नहीं है, तो वो निकलना चाहता है, लेकिन इस बातचीत से जब तक आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, मैसेज एक्सचेंज से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि परसों कुछ नहीं होने वाला है, केवल पॉइंट्स को के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बारे में कि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, आप इसको कर दो, इससे आगे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड की बातचीत हो वो इस्तांबुल में हो, रियाद में हो। लेकिन एक चीज है, कल रात को इतना स्केयर था गल्फ कंट्रीज में कि सभी लोगों के फोन पे, वहां रहने वालों के, आधी रात के बाद मैसेज आया कि आप अलर्ट रहिए, कहीं आपको दिक्कत ना हो, आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलो।
और फिर कुछ देर बाद मैसेज आया कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, अब आप निकल सकते हैं। तो जो गैप है उसमें बहुत ही कम गैप है। और वो जब सीज फायर की बात आगे बढ़ी तब उन्होंने कहा कि अब नॉर्मल है। पहले पूरा गल्फ कंट्रीज है वो घबराए हुए थे कि कहीं एटॉमिक बॉम्ब नहीं यूज कर ले, एटॉमिक पावर। बिल्कुल सर, डर वही था, क्योंकि जो बयान आ रहे थे ट्रम्प के कि एक सभ्यता नष्ट होगी, मैं नहीं चाहता लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी कि ये एक परमाणु बम का ये प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से स्थिति बनी थी उसके बाद की ये सिचुएशन ऐसी लग रही थी। और पाषाण युग की बात भी ट्रम्प ने की थी। खैर चलिए, गौरीशंकर गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं। सर, हम 24 घंटे पहले जब बातचीत कर रहे थे तो सिचुएशन कुछ अलग थी, एक तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन भारतीय बाजार या दुनिया के बाजार ने जो उछाल लिया उससे एक अंदाजा लग रहा होगा कि एक राहत की खबर है। दूसरा, इस बीच एक चीज हो रही थी कि रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने मीटिंग की और उसमें के जरिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद कुछ और इश्यू भी हो सकता है भारत के लिए। पाकिस्तान में मीटिंग करना, चाइना को अप्रिशिएट करना ट्रम्प का, आप किस दृष्टि से देखते हैं इसे? नमस्कार योगेंद्र जी, हमारे दोनों को पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा देरी हो गई ज्वाइन करने में। ऐसा है, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस एग्रीमेंट जो हुआ है इसके ऊपर दो चीजें बोलना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ट्वीट था उसमें ये लिखा हुआ है कि द 10-point proposal from Iran is a workable basis for further negotiations. नाउ ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कैसे दिया उन्होंने, क्योंकि इन 10 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर यूएस कभी एग्री करेगा नहीं कि पूरे के पूरे गल्फ रीजन से आप बाहर निकल जाओ। दूसरा है कि एनरिचमेंट का एंटाइटलमेंट होगा ईरान को। तीसरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में रहेगी, तो और सारे के सारे सैंक्शंस विड्रॉ कर लेंगे। तो ये किस बेसिस पे उन्होंने कहा है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, ये गुत्थी मेरे अभी बड़ी क्लियर नहीं है। और दूसरी, जब अभी मैं जेडी वांस का बुदापेस्ट से स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ये एग्जैक्टली वही वर्ड यूज किया है कि ये अनस्टेबल ट्रूस है और ये डिसेप्शन और लाइज के बेसिस पे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये डिसेप्शन और लाइज का रेफरेंस किस कॉन्टेक्स्ट में था मैं ये नहीं मानता अभी तक। तो ये अभी क्लैरिटी आएगी 10 तारीख को, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि दोनों पक्षों के जो डिमांड्स और जो पोजीशंस हैं वो बहुत ही डायमेट्रिकली अपोजिट है। नाउ क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान और चाइना का रोल। देखिए, इसमें ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने प्रॉपरली यूज किया है। आप देख रहे हैं कि जब जून लास्ट ईयर जब G7 का समिट हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जी जब कनाडा गए थे, उस समय वो चाह रहे थे कि कनाडा के बाद में वो वहां आए, और उसी समय उन्होंने आसिम मुनीर को इनवाइट किया था और उनको भी नोबेल प्राइज के लिए मतलब नॉमिनेट भी करें और हम दोनों मिलके बात करें आगे। तो उन्होंने एक्चुअली ये बैकग्राउंड पाकिस्तान के साथ पहले से बना रखा था कि कहीं ना कहीं ईरान में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पाकिस्तान का यूज उन्हें कई तरह से करना पड़ेगा। हो सकता है एयर स्पेस की जरूरत हो सकता है उनके एयर बेसिस के ऊपर रिफ्यूलिंग वगैरह करनी पड़े, हो सकता है उनका नेगोशिएशंस में कोई रोल हो। तो ये इन्होंने इसको यूज अभी पाकिस्तान को किया है। आपने देखा होगा कि जो नवाज शरीफ का जो पहला ट्वीट है उसमें लिखा हुआ है ड्राफ्ट, और जो लैंग्वेज है वो भी नवाज शरीफ की नहीं है, मैं 100% कह सकता हूँ उस ट्वीट की। उसमें नीचे जो है वो पूरी की पूरी लैंग्वेज किसी अमेरिकन की बनाई हुई है और वो लैंग्वेज उस ट्वीट में है। जो नवाज शरीफ का दूसरा ट्वीट है आप देखेंगे वो उनकी लैंग्वेज है प्रॉपरली, वो बिल्कुल क्लियरली लगता है। तो अमेरिका ने डेफिनेटली पाकिस्तान का यूज किया है, क्योंकि अमेरिका somehow I don't know why but they want to अभी जो है निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग जाम हो गया है, वो फंस गए हैं वहां पे दलदल में, तो उस दलदल से कैसे निकला जाए ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश के अंदर ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया गया है और पाकिस्तान को मध्यस्थ बना के ये वाया मीडिया निकाला गया है कि अब टॉक्स आगे बढ़े। अब टॉक्स जब आगे बढ़ेंगी तब जाके क्लैरिटी आएगी वेदर अमेरिका ये चीजें एक्सेप्ट करता है
अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर ये 40 दिन की वार क्यों की थी उन्होंने, ये प्रश्न पैदा होगा। क्योंकि अगर 40 दिन की वार करके और फिर सारी ईरान की नॉट ओनली उनकी टर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे और आगे जा रहे हैं। क्योंकि अब तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में नहीं था, अब तो उनके कंट्रोल में रहेगा पूरा का पूरा। तो ये चीजें तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं, और जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बड़े परेशान हो जाएंगे इससे। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहा तो इन सभी कंट्रीज का पूरा फॉरेन ट्रेड, एनर्जी नहीं बल्कि जितना भी जी आयात निर्यात सर, है आपको नहीं वो लगता है सारा का कि सारा उनके अंडर में रहेगा। सर इस तो सीज ये फायर एक में, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो सर अभी मेरे को नहीं लगता है कि ये स्मूथली आगे बढ़ेगा, अब इसमें बहुत सी जी रुकावटें जी, आएंगी, गुप्ता साहब, कोलैप्स भी हो सकते हैं गुप्ता सर, ये लगता है आपको कि यथास्थिति जैसी पोजीशन में हॉर्मुज हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा, गल्फ के अंदर यूएस बेसेस रहेंगे और जिसका जो नुकसान है वो उसको करेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नाटो को लेकर के अभी भी तल्ख रहेंगे ट्रम्प? नाटो के तो अब तो बड़े उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जो हमारे 1 लाख सोल्जर्स वहाँ यूरोप में बैठे हैं मैं उनको उनको विड्रॉ विड्रॉ करेंगे? करूंगा। हमारा जी कोई मीनिंग नहीं है उनको फंडिंग करने का। ये लोग हमें एयर स्पेस भी, एक्चुअली नाटो की भी गलती है देखिए, एयर स्पेस का यूज तो करने देना चाहिए था, वो भी नहीं करने दिया उनको। कि आप हमारे ऊपर से फ्लाइट भी नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत गलती की है नेटो ने, और उससे ट्रम्प बहुत नाराज है। अगर आप चलो रिफ्यूलिंग मत करने दो, उनके ट्रूप्स नहीं आएंगे, उनके पनडुब्बियां नहीं आएंगी, वो ठीक है। लेकिन आप ओवरफ्लाइट की परमिशन भी नहीं दे रहे उनके एयरक्राफ्ट को। तो ये एक सबसे बड़ा नाराजगी का कारण रहेगा अमेरिका का, और इससे मेरे को लगता है कि नाटो में बहुत ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन आएगा, और अमेरिका उससे थोड़ा दूर रखेगा। और रशिया बड़े खुश हो गए इस चीज से, क्योंकि रशिया तो चाहता ही यही है कि ये नेटो किसी तरह से बंद हो जाए। हमने वार्सा पैक्ट बंद कर दिया, आप नेटो को भी बंद कर दीजिए, कोई मीनिंग नहीं है। तो वो अगर होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि उससे जी, फिर ये जो गुटबंदी है ना, वो जो कोल्ड बिल्कुल वो वॉर वाली खत्म होगी, सिचुएशन है वो वापस नहीं आएगी। हाँ। नहीं लेकिन आएगी, अभी बिल्कुल आप जो ठीक है। हमारे जी देश के लिए जो सिचुएशन है उसमें यह है कि हमने इसका बड़ा स्वागत किया है, पीस आएगी तो अच्छा है हमारे लिए भी। लेकिन डेफिनेटली एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इश्यू आएगा, पॉलिटिक्स में ऑलरेडी आ चुका है कि पाकिस्तान आपको पीछे छोड़ के डिप्लोमेटिक गेम्स किए जा रहा है एक के बाद दूसरे, और वो इंटरनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। जी और पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो अरब कंट्रीज में है, मुस्लिम कंट्रीज में है, वो नेचुरली इससे राइज होगी, इज नो डाउट अबाउट इट। और पाकिस्तान के विंग्स बढ़ेंगे, और उनसे हमें उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। जी, मैं चलिए कटेवा सर का रुख करना चाहूंगा। सर मैं इस पॉइंट पे आपसे भी जानना चाहूंगा, समय कम है, आपसे और करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है इसमें, चाइना को अप्रिशिएट किया है ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के जरिए। तो सर केवल एक मध्यस्थता के लिए या वहाँ टॉकिंग पॉइंट जो उन्होंने है कि हाँ इस जगह पे कर सकते हैं वो यूज किया है, या फिर पाकिस्तान और ट्रंप कुछ नई ऐसी चीजें होंगी कि हमारे लिए कोई चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें, या फिर इसमें कहीं कोई बात नहीं है, केवल बस एक जगह चाहिए थी क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है वहां पे चर्चा बड़ी तरीके से हो सकती है। पहले तो ईरान ने भी मना किया था, लेकिन हाँ अब चर्चा वहीं हो रही है। तो इसको भारत के परिदृश्य में कैसे देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये बात जरूर है कि भारत को मध्यस्थता कर, सभी लोगों ने बोला भी था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मध्यस्थता करने के लायक हैं। और क्योंकि हमारी गल्फ कंट्रीज में, ईरान में और अमेरिका सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और हम एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर भी हैं। परंतु शायद पाकिस्तान कई दिनों से, क्योंकि वो खास तौर से वहां के फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो ट्रंप के साथ उनके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और एक बात और थी कि जो आईआरजीसी है उसको सिर्फ मुनीर से बात करने, उनके लिंक्स थे, क्योंकि दोनों नेबरिंग कंट्रीज के आर्मी चीफ्स और आर्मी के लगाव होते हैं, एक दूसरे से मिलन करते रहते हैं कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे या सोशली या ट्रेनिंग के हिसाब से एक दूसरे से बात चलती रहती है। तो एक कारण था कि आईआरजीसी को सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी के साथ खुला हुआ था, और वो आसान था। तो एक तो कारण ये था। और दूसरा ये कारण है कि क्योंकि हमारी साथ ईरान के साथ हमारी कोई वार्ता और नहीं चल रही थी,
हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। हाँ, पर आज अमेरिका ने खुद ने माना है और ईरान ने भी माना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इसकी मध्यस्थता की है। और क्योंकि इस्लामाबाद जो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पूरे टेररिस्ट वहां घूमते रहते हैं और रोग स्टेट है, कोई वहां आना नहीं चाहता है, उस जगह के ऊपर अगर ये मध्यस्थता हो रही है तो हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। पर हमें ये जरूर ये बात है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली थोड़ा रिकग्निशन मिला है। जी, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर चलिए 10 तारीख को जब ये चर्चा होगी उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ कौन से पॉइंट्स पे, क्योंकि अभी फिलहाल ये ट्रंप ने भी कहा है कि 15 बिंदुओं में से काफियों पे सहमति बन चुकी है और ईरान और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट और तमाम चीजों को लेकर के। कहीं न कहीं मैंने पहले भी कहा जब बिगनिंग थी तब भी कि कहीं पे भी अगर कहीं टेबल टॉक होती है तो उससे पहले कुछ मसौदे तैयार हो जाते हैं, दोनों ओर से सहमति की स्थितियां बनती हैं, तभी चर्चाएं होती हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। और इनमें सहमति बनी, लेकिन अभी भी एक सवाल जरूर उठेगा कि इजराइल इसे किस तरह से देखेगा वो अपने मंसूबों में, क्योंकि इजराइल के चक्कर में आकर के अमेरिका फंस गया तो वो तो एग्जिट करेगा, लेकिन ये क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्या कुछ पॉइंट्स होंगे तो आएंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो एक राहत की खबर कह सकते हैं युद्ध के बीच एक सीज फायर हुआ है जिससे दुनिया भर की एक चिंता बनी हुई थी वो थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।